नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज ये दोनों पेजेस, एडिटोरियल और आइडिया पेज, दोनों के दोनों में केवल और केवल इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो कि किस तरीके से अभी जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, 5 स्टेट्स के कल, जिनमें 4 में बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपनी क्लेम दे दी है और 1 में आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जो विनिंग फैक्टर है या फिर जो रिज़ल्ट आया है अभी पंजाब में, वो अपने आप में इंडिया में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी सीधा सरकार बना रही है पंजाब में, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्टी जो आप देख सकते हो कि कांग्रेस की अगर बात करें, INC, जो इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हम कंसिडर कर सकते हैं आज के टाइम पे, अगर हम देखें तो, जो 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, राइट। तो इस तरीके से अभी एक नया सिनेरियो क्रिएट हो चुका है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के बाद में। तो इलेक्शंस के ऊपर ही ओपिनियन है यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। उत्तराखंड में भी देखो बीजेपी ही गवर्नमेंट बना रही है, गोवा में भी बीजेपी ही बना रही है, पर हाँ, पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो जो दिल्ली मॉडल है उसी पर अभी सरकार को पंजाब में भी काम करना पड़ेगा। कारण क्या है कि पंजाब जो है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाला स्टेट है, जहाँ पर एक तो आपको पता ही है फार्मर्स का जो इश्यू था वो हमारे सामने आया ही था अभी इस टाइम पे रिसेंटली, जो 3 फार्म लॉज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे वो। इसके अलावा वहाँ पर ड्रग्स के रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, तो वो सारे मैनेसेस को हमने समझा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स स्टेट है, और थोड़ा अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन वहाँ पे आउट होती निकल के आती है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए बताया जा रहा है कि फैमिली को अब छोड़ देना चाहिए लीडरशिप का जो भी रोल है वहाँ पे, क्योंकि अब की बार एक ऑप्शन था कि हाँ, प्रियंका गांधी को एक लीडर के तौर पे इम्पोज किया जाएगा तो कुछ आउटकम पॉजिटिव निकल आए, पर वो कुछ काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसे में फैमिली वाला जो पॉइंट है वो बन जाता है कांग्रेस की डिफीट के लिए। इसके आगे देखें, आइडियाज़ पेज पे बीजेपी लेड पॉलिटी, अभी जिस तरीके से डोमिनेंस बीजेपी की है उस डोमिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़माने में ऐसे ही कांग्रेस की हुआ करती थी कि लगातार जो है स्टेट्स में कहीं ना कहीं जीत हासिल होती चली जा रही है, और अभी ओरिएंटेशन भी इसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के आसपास में दिखता है। दूसरा पंजाब वाला हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। गोवा में ये लग रहा था कि अब की बार हो सकता है कि इलेक्शंस में बीजेपी को ज़्यादा कुछ मिले नहीं, पर फिर भी बीजेपी की जो अलायंस है उनको अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनाने का एक अपने आप में हक मिल चुका है, क्योंकि मैंडेट जो है उनके फेवर में चला गया। तो ये है, और मणिपुर में भी बीजेपी ही गवर्नमेंट बना रही है। तो ऐसे में 5 स्टेट्स में से 4 में बीजेपी और 1 में पंजाब में आप जानते हो आप जीत चुकी है, ठीक है। पर इन आर्टिकल्स के अलावा 2 आर्टिकल्स मैंने पिक किए हैं जिनमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे, वो है हिंदू से, ठीक है। तो द हिंदू पे चलते हैं, उस वेबसाइट से सीधा पिक करेंगे दोनों आर्टिकल्स को, फिर वहाँ पे एक आर्टिकल में कुछ बेसिक्स की भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हिंदू से फर्स्ट आर्टिकल है ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी ऑन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली 2 कंट्रास्टिंग इश्यूज राइज हुए हैं, जिसमें लेजिस्लेचर को एड्रेस करते टाइम पर एक तरफ तो गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, दूसरी तरफ अगर स्टेट का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य की, राज्य कौन सा, ये जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है या इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनकी बात करें तो एक तो इशू आ रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल असेंबली का। उसमें क्या है कि वेस्ट बंगाल असेंबली को जब बजट सेशन से स्टार्टिंग में एड्रेस किया जा रहा था, अभी वहाँ के गवर्नर जो हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उन्होंने जब एड्रेस करना शुरू किया तो इतने में ओपोजिशन पार्टी में जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो खड़े हो गए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इतने में ये जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने अपने एड्रेस को रोकने की सोच ली कि चलो ठीक है, प्रोटेस्टर्स हैं वो अब रुक तो रहे नहीं हैं तो मुझे ही रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट, दैट मीन्स ममता बनर्जी लेड जो गवर्नमेंट है,
उनके द्वारा ये बोला गया गवर्नर को कि भाई आप शुरुआती लाइन, आपके स्पीच की शुरुआती लाइन और लास्ट की लाइन बोल दो और आपका स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इंसिडेंट तो ये आया। दूसरा इंसिडेंट है के चंद्रशेखर राव, दैट मीन्स तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं अभी। तो तेलंगाना में भी इसी तरीके से बजट सेशन से संबंधित ही है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया था, जो पिछला सेशन ख़त्म हुआ ना, उस सेशन में वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। किसके द्वारा? तेलंगाना की सरकार के द्वारा। तो ऐसे में वहाँ पर जो आप देख सकते हो गवर्नर तेलंगाना में, वो हैं, यहाँ पे देख सकते हो तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक होता है ना कि जो बजट सेशन का शुरुआत होती है तो स्पीच जो है वो गवर्नर का ही होता है ना असेंबली में। पर यहाँ पर क्या किया केसीआर की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने क्या किया कि पिछला जो सेशन ख़त्म हुआ था उसको प्रोरोग नहीं कराया। प्रोरोग का मतलब होता है कि सेशन का टर्मिनेशन। पिछला सेशन का मतलब हो गया विंटर सेशन, ठीक है। अब विंटर सेशन को टर्मिनेट तो करवाया नहीं इन्होंने, और वहाँ पर मतलब सेशन हो गया एंड का मतलब फंक्शनिंग हो गई बंद। प्रोरोग तो प्रोरोगेशन का जो एक डिक्लेरेशन है वो तो देखो गवर्नर के हाथों से ही होता है, पर वहाँ पर क्या किया गया, प्रोरोग नहीं कराया गया, सेशन को टर्मिनेट नहीं करवाया गया, राइट। अब उस गवर्नर के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है उसके बेसिस पे, जबकि विंटर सेशन हो गया, फंक्शनिंग हो गई बंद। अब जब बजट सेशन रीस्टार्ट हो रहा था, मतलब बजट सेशन में फिर से असेंबली गैदर हुई, तो वहाँ पर फिर बजट सेशन में गवर्नर का जो स्पीच होना था शुरुआत में, वो स्पीच भी नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? ये कहते हुए कि बोले विंटर सेशन में हमने कोई प्रोरोगेशन तो कराया नहीं था, तो अगर गवर्नर ने उस सेशन को टर्मिनेट ही नहीं किया तो दोबारा नए सेशन को स्टार्ट करने की ज़रूरत कहाँ है। ये तो हमने केवल ट्रांजिशन फेज़ के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था कि हाँ जी चलो ठीक है कि अभी हम थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं सेशन को। तो ऐसे में जब कभी भी फर्स्ट सेशन होता है ना, उसमें तो मैंडेटरी होता ही है ना। अब बजट सेशन है तो ये फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, और फर्स्ट सेशन को एड्रेस करने की जो प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। चाहे अपन पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट, और या फिर आप बात करो स्टेट असेंबलीज़ की तो वहाँ पर गवर्नर। असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको वो डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। पर यहाँ पर ये इस तरीके के जो दो इंसिडेंट्स निकल के आए हैं, तो उसमें क्या निकल के आता है कि एक तरफ तो गवर्नर और दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो एक ट्रेडिशन है या फिर हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी है ये, जिसमें कि गवर्नर के द्वारा एड्रेस कराना बहुत ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे देखें तो मैंडेटरी हैं ये चीज़ें, इनको हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे गवर्नर का जो एड्रेस होता है बेशक ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, पर ज़रूरी भी तो है अपने आप में, क्योंकि हम क्या कहते हैं, गवर्नर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एक स्टेट के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अगर बात करें हम मतलब जो बेसिक्स हैं उनमें, तो आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर हैं वो टाइम टू टाइम जो हाउस है असेंबली उसको समन करते रहेंगे, मतलब बुलाते रहेंगे, बैठक उसकी बुलाते रहेंगे जिससे बातचीत हो सके। अब आपको ये भी पता है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ्स। इसका मतलब एक सेशन कंप्लीट हो गया तो दूसरा सेशन उसके कंप्लीशन के 6 महीनों के अंदर अंदर दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर 3 सेशंस का प्रोविज़न है पार्लियामेंट या फिर असेंबली की बात करें तो। हमारे यहाँ पर स्टेट्स में भी हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूज़ कर रखी है, और सेंटर में भी बात करें तो वहाँ पर पार्लियामेंट है ही। जहाँ पर क्या होता है पार्लियामेंट में कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक लेजिस्लेचर में कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक एग्जीक्यूटिव्स का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी, जैसे कि अभी इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पर मेजोरिटी जिस सरकार के पास में होगी वही तो सरकार, जिस पार्टी के पास होगी वही तो सरकार बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरकार में मेंबर्स हैं वो उस लेजिस्लेचर के भी मेंबर होंगे। तो ऐसे में उस लेजिस्लेचर में जब भी वो मेंबर्स जाके बैठेंगे तो उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ये 6 महीने वाली बात हो ही गई है। इसके आगे अब गवर्नर जो हैं वो अपनी मनमाने अब ये जो सेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 174 के अंडर में, अब ये सेशन कोई डिस्क्रिशनरी पावर तो है नहीं कि हाँ गवर्नर के मन में आए तब वो अपने हिसाब से इस तरीके से सेशन बुला ले कि हाँ जी आ जाओ मीटिंग कर लो।
यहाँ पर हमारे प्रोविज़न क्या किया हुआ आर्टिकल 163 के अंडर में कि गवर्नर समन करेंगे ना अगर कहीं पर भी सेशन को, तो उससे पहले उनको एड एंड एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेगी आर्टिकल 163 के तहत कि जी गवर्नर साहब आपको अब समन करना है असेंबली को कि हाँ बुलाओ आप बैठक शुरू करते हैं। तो ये एड एंड एडवाइस इंपॉर्टेंट है। बस हाँ एक थोड़ा सा है कि मान लो किसी चीफ मिनिस्टर या किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में मेजोरिटी नहीं है असेंबली में, सरकार ही नहीं बन पाई, तो उस केस में गवर्नर फिर अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे कि हाँ जी अब हमें समन करना है, हम बुला रहे हैं और कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और साबित करो कि आपके पास में मेजोरिटी है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे ये साबित कर देती है कि हाँ जी हमारे पास में मेजोरिटी है, वो सरकार बना लेती है। तो ऐसे में केवल एक एक्सेप्शन है ना, बाकी तो जब भी समन किया जाएगा सेशन को उसमें चीफ मिनिस्टर लेड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उसके एड एंड एडवाइस पे ही गवर्नर एक्शन लिया करते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो जिस तरीके से अभी वेस्ट बंगाल और तेलंगाना की असेंबली में जो हुआ है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को शो करता है। एक तो क्या है लूप होल्स निकाल करके बाईपास करना, एक तो क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस में गवर्नर की पोस्ट है ना उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंटेस्टेशन चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। वैसे तो 5 साल का अपॉइंटमेंट होता है नो डाउट, पर वहाँ पर मुद्दा क्या आता है कि गवर्नर को जो है वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रिमूव भी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। तो वैसे तो गवर्नर और जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकारिया कमीशन ने भी 1983 की अपनी खुद के रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी हैं। इसके आगे पुंची कमीशन भी अभी रिकमेंडेशन उनकी दी हुई है, पर हाँ वो थोड़ी सी अभी तक होल्ड पे है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि स्टेट सेंटर रिलेशंस में ये एक मुद्दा रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो है ये कहा जाता है, ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट तो ये आता है कि गवर्नर की जो पोस्टिंग है वो कॉलोनियल लेगेसी को शो करती है, कि जिस तरीके से जो वाइस रॉय हुआ करते थे या फिर जो गवर्नर जनरल होते थे, मेन जो ब्रिटिश पूरी एम्पायर को यहाँ पे देखा करता था जो इंडिविजुअल, उसी के एजेंट हुआ करते थे जो कि प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली कंडक्ट कराने में हेल्प किया करते थे। तो ऐसे में आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर जो गवर्नर्स हैं वो भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स के तौर पे देखे जाते हैं। वैसे अगर बात हो कि भाई हमने क्यों रिटेन किया गवर्नर की पोस्ट को, तो इसका एक ये पॉइंट आता है कि इंडिया जो कि 550 से ज़्यादा छोटे बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, और उन सबको इंटीग्रेट करके पूरा एक इंडिया बनाया गया। और फिर ये भी डर था कि कहीं वो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी के चलते, मतलब भारत से अलग होने की टेंडेंसी के चलते कहीं इंडिया के टुकड़े ना करवा दे। कारण क्या है, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो हमारे लिए बहुत ही बुरी एक मेमोरी है, राइट। तो उस केस में हमें पूरे देश को इंटीग्रेट करके रखना हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इसलिए ही गवर्नर की पोस्ट जो है वो हमने कंटिन्यू की थी कि जो है ये गवर्नर जो होंगे वो अपने हिसाब से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन यूनियन गवर्नमेंट है, हमारा मॉडल क्या है फेडरलिज्म का, होल्डिंग टुगेदर। देखो 2 मॉडल होते हैं यहाँ पर फेडरलिज्म के, एक तो कमिंग टुगेदर होता है, एक होल्डिंग टुगेदर होता है। कमिंग टुगेदर का मतलब कि कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो साथ में आते हैं और ये कहते हैं कि भाई साथ में मिलकर के रहेंगे तो इंटरनेशनली आराम से हम डील कर पाएंगे, बाकी अपने अपने डोमेन में अपना कंटिन्यू करो। तो ये तो कमिंग टुगेदर, इसका एग्जांपल यूएस और स्विट्जरलैंड है। जबकि दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ी टेरिटरी होती है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंटिन्यू करने में थोड़ी इश्यूज आते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, छोटी छोटी प्रोविंसेस में, एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चल पाता है। पर वही चीज़ है कि वो कहीं अलग ना हो जाए, उसके लिए फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पकड़ बनाने के लिए वहाँ पर अपने एजेंट्स या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डिप्लॉय करती है। तो उन्हीं में हम बात कर रहे हैं अभी गवर्नर की। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड है, गवर्नर जो कि अपॉइंटेड है, इनके बीच में इशू चलता रहता है। और ज़्यादातर तो वहाँ पर चलता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रोल अलग अलग हो। जैसे अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर
तृणमूल कांग्रेस। अगर आप तेलंगाना की बात करो तो केसीआर की जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, ठीक है, टीआरएस जिसको बोलते हैं, उसकी सरकार चल रही है वहाँ पे। तो और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी डिफरेंट होती है तो इश्यूज आ जाते हैं। और रिसेंट आपको पता ही है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर या इंडियन सिविल सर्विसेज के जो भी इंडिविजुअल जिनको स्टेट कैडर मिला हुआ है, उनको डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा जाता है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली कुछ प्रोविजंस चेंज किए हैं। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो राइज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो देखो ऐसी बात है कि करंट जो सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है और जो चल रहा है उसको सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनको मानना चाहिए सरकारों को। और हाँ, अगर आपको लगे कि कोई चेंजेस आने चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्कोर्स होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तब जाकर के आउटकम अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम आउट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमें फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो ये है पूरा पॉइंट जो था, कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भी हमने देखा, कुछ बेसिक्स को भी हमने रिवाइज किया। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है, देखो, क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चंस, इसमें क्विजिनेस। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड था। स्टैंड आपको पता है पर हम थोड़ा सा फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बेसिकली अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और या फिर हम कह सकते हैं क्वाड की मीटिंग, ठीक है ना, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आप इंडिया देख ही सकते हो। तो इन्होंने एक ऑनलाइन अभी ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो वैसे अगर देखें तो रशिया ने जिस तरीके से इन्वेड किया यूक्रेन में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान ने तो खुला ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है। पर दूसरी तरफ इंडिया को एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, कारण कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट बिल्कुल कम भी नहीं है कि हम रशिया को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। सॉरी, ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो कॉड है ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था, या फिर क्या है मेन वजह कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक कहता है ना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी देना, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मेंटेन करना कंट्रीज़ की, उसके लिए। तो ऐसे में चारों कंट्रीज़ ने अपनी कमिटमेंट जो है वो रीअफर्म की, फिर से बातचीत की इन पे कि हाँ जी हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इंश्योर करना है, जिससे कि किसी भी छोटे कंट्री को बड़े कंट्री के डर में रहने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दैट मीन्स उन पे कोई दबाव भी ना बना सके छोटे बड़े जो भी देश हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में, और उनकी ज़मीनें हैं या फिर उनका जो क्षेत्र विशेष है उसको भी कोई हड़पे नहीं। तो वैसे क्वाड की मीटिंग की अगर बात करें तो इसमें व्लादिमीर पुतिन का जो डिसीजन था उसको खुले ओपनली एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है, बट इंडिया पर भी दबाव बनाने की कोशिशें की गई कि आप भी इस तरीके के स्टेटमेंट दो। वैसे तो आपको पता है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ठीक है, जब भी 3 रेजोल्यूशन लाए गए थे रशिया को कंडेम्ड करने के लिए, रशिया की निंदा के लिए, निंदा प्रस्ताव जो लाए गए थे, ठीक है, फिर चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, या फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात कर लो, हर जगह पे इंडिया ने एब्सटेन किया। ठीक है, जबकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है सीधा अटेम्प्ट था कि कैसे भी करके रशिया को साइड किया जाए। इसके आगे इंडिया ने अपनी तरफ से ये बात भी कही है कि एब्सटेन तो हमने कर दिया, वो बात तो ठीक है, पर हमारा जो मेन टारगेट है वो ये कि जिस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी आई है यूक्रेन में, उसको हमें टैकल करना होगा। और ये जो सिचुएशन है, जिस तरीके का डिलेमा हमारे सामने है कि हम कैसे किसी के साथ में एंगेज करें, तो रशिया के इस एक्शन ने वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है उन सभी देशों के सामने जो 20th सेंचुरी में या फिर 2000 तक लगभग आप देखो कि वो नॉन अलाइनमेंट पैराडाइम पे चल रहे थे। मतलब कोल्ड वॉर पीरियड में ना तो यूएसएसआर की तरफ ना यूएसए की तरफ, उनके सामने एक बड़ा सवाल कर दिया खड़ा कि भाई हम किस तरफ जाएं। पर वही चीज़ है यार कि हम जो हैं वो मॉस्को पर डिफेंस सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस केस में हम जल्दी से वहाँ पर मॉस्को को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज के टाइम पर ये जो एक मुश्किल घड़ी बनी हुई है, जिसमें यूएसए के द्वारा ये भी बोला जा रहा है, यूएसए के कुछ लीडर्स के द्वारा, कि जो काटसा के अंडर में जो काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज एग्रीमेंट जो है, जिसके तहत ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ में जो भी कंट्री अगर ट्रेड या लेन देन करेगा तो उसको उसके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगा दिए, जो भी एंगेजमेंट करेगा डिफेंस टाइज में
उनको उनके अगेंस्ट में सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इंडिया को थोड़ा वेवियर मिल गया था 2017 में, पर अभी की सिचुएशन अगर हम देखें तो इंडिया पर यह भी दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया जिस तरीके से रशिया से ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं S-400, जो कि इंडिया ने 5.43 बिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट किया था, जिसमें से फर्स्ट कंसाइनमेंट तो दिसंबर 2020 में हमने रिसीव भी कर लिया है, तो इस पर भी एक काले बादल मंडराने का स्कोप बन गया था। पर वही चीज़ है कि इंडिया ने अपनी तरह ये जो कॉर्ड में जो स्टैंड है वो तो है ही, इसके अलावा जो दूसरे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी यूएसए के साथ में काम करने के लिए मना नहीं किया है। इंडिया चाहता है कि रूल बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्डर बने, ठीक है, पर वही चीज़ है कि रशिया के साथ में हमारे एंगेजमेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया को हम ओपनली क्रिटिसाइज़ करें, राइट। तो वो वाली बात है कि हमने नेशनल इंटरेस्ट को हमने ज़्यादा तवज्जो दी और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज अगर परिस्थितियाँ देखें तो नॉन अलाइनमेंट तो देखो एक हिस्ट्री हो चुका है, क्योंकि पहले भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी और वही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी बनी हुई है। पर आज की परिस्थितियों में हम कहीं ना कहीं कॉर्ड के मेंबर भी है ना, तो एक जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो इंडिया यूएस जैसे कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और यूएस 1% भी नहीं सोच सकता कि इंडिया से अपने रिलेशनशिप है उसको तोड़ा जाए। कारण क्या है कि कॉर्ड क्यों स्टैब्लिश किया गया था, इसीलिए तो कि चाइना जो है वो एशियन हेजेमन के तौर पे अगर अपने आप को इम्पोज करे, दैट मीन्स एशिया में इकलौती पावर बन के अगर इमर्ज होके आए, तो वो चीज़ यूएसए को भी खटखटा रही है, क्योंकि आज एशिया है, कल को ना वर्ल्ड में फिर राज करना लग जाए। तो ऐसे में चाइना को बैलेंस करने के लिए तो कॉर्ड स्टैब्लिश किया था, और इस केस में यूएसए भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है इंडिया के साथ में कि भाई इंडिया जो है वो अपनी सोच समझ करके, अब नहीं इतना रिलैक्सेशन किसको मिले। कल मैं एक स्पीच देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो ये कि वो आपको पता है ये जब इन्वेजन किया रशिया ने, उस टाइम पे इमरान खान कहाँ पर थे, रशिया में गए थे विजिट पे, तो क्रिटिसिज्म हुआ ज़बरदस्त, ठीक है। दूसरा ये भी कहा गया कि भाई आप जो है रशिया के खिलाफ में वोट करो, तो पाकिस्तान ने भी वोट नहीं किया, एब्सटेन कर दिया। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि भाई इंडिया पे क्यों दबाव नहीं बना रहे हो, पाकिस्तान पे क्यों दबाव बना रहे हो। तो इंडिया का स्टेटस जो है वो कुछ अलग है। वो क्या कि आप देखो कि चाइना को जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस की बात करें या लिबरल कैपिटलिस्ट कंट्रीज चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसमें इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। क्योंकि एक तो क्या है कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि इंडिया एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उस केस में जो वैल्यूज़ जिनकी बात की जाती है उनको प्रमोट करने में इंडिया एक अपने आप में कहते हैं ना लीडर का रोल प्ले करता है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हाँ ये बात ठीक है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि रशिया ने जिस तरीके से फोर्सफुली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किए हैं या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, वहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए, नो डाउट। साथ में जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं या दूसरी जो ग्लोबल ट्रीटीज है जो कि पर्टिकुलर इस परिस्थिति में जहाँ पर ये रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो वो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो रशिया को हमने सीधा क्रिटिसाइज भी नहीं किया, पर साथ में हमारा ये भी है कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनकी भी वेलफेयर इंश्योर होनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स थे जो हमने हिंदू से पिक किए हैं। बाकी देखते हैं कल से कुछ मिल जाएगा न्यूज़ में, क्योंकि आज तो पूरे आर्टिकल्स ही इंडियन एक्सप्रेस में तो आपको पता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।